हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष का। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि हम इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। एक बार और देखते हैं। फर्स्ट हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक युद्धों में विजय हासिल करके, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, इन सब युद्धों में जीत हासिल कर भारत पर अपने राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना की जाती है। यानी अब भारत किसका उपनिवेश बन जाता है? भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन जाता है। इसके बाद औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोह होते हैं, जैसे कि जनजातीय विद्रोह, किसानों के विद्रोह, तो उनका भी हम इस चैप्टर के तहत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बारे में। इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त होता है। उसकी जगह भारत का सीधा नियंत्रण अब किसके हाथों में आ जाता है? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की सरकार के हाथों में आ जाता है। और उसके बाद फिर से संगठित रूप में राजनीतिक विरोध होता है। अंग्रेज सरकार का अनेक आंदोलन होते हैं, जिनका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का और भारत छोड़ो आंदोलन का। यानी कुल मिलाकर के हम उस यात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत परतंत्र होता है और फिर लगभग 200 सालों की दास्ता से मुक्त होता है, यानी आज़ादी का स्वाद चखता है। तो पूरा हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता की जर्नी के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि भारत में किस तरह से कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जिसमें सर्वोच्चता स्थापित करती है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद बंगाल बिहार के क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी होती है। तो फर्स्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कि किस तरह से मराठा के क्षेत्र को भी अंग्रेजों के द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब थे। उसके बाद निरंतर क्या हुए? अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं, मुगलों के कमज़ोर शासक होते हैं। तो मुगल काल का लगभग पतन होता चला जाता है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ती जाती है और मराठा शक्तिशाली बन करके भारत की राजनीति में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं मराठा। अगर हम 18वीं सदी के दौरान देखें कि अंग्रेजों ने बंगाल बिहार के क्षेत्र पे तो अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन वो मराठों पर हमला करने का, आक्रमण करने का साहस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र जो अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दे सकते थे वो कौन थे? मराठा थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मराठा निर्बल पड़े और अंग्रेजों ने किस पर आक्रमण किया? मराठाओं पर आक्रमण किया और आंग्ल मराठा युद्ध हुए। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि कि ऐसे क्या कारण हुए। तो बच्चों, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य लगभग कमज़ोर हो गया। राजपूत, मराठा, जाट, सतनामी, ये जो लोग पहले मुगल साम्राज्य के अंडर में थे, अब विद्रोह करने लग गए, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लग गए। इसी के साथ ही 1739 में नादिर शाह का, जो कि ईरान के शासक थे, उनका भारत पर आक्रमण होता है। उस वक्त मुगल शासक होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला बिल्कुल भी अपने मुगल शासन की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाते हैं। बिना कोई विद्रोह किए वो क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। तो इससे क्या संदेश जाता है अंग्रेजों के सामने कि भारत में ढुलमुल शासन है, भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं है। हालांकि जब तक औरंगजेब थे, ब्रिटिशर्स जो थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ज़्यादा भारत में फैलाव करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। और बाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी उनको ये भ्रम था कि मुगल शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है। लेकिन जब नादिर शाह के आक्रमण में परास्त हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब असली पोल खुलती है कि अब मुगल क्या हो चुके हैं? कमज़ोर हो चुके हैं। और उसके बाद से तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश अपनी धीरे धीरे सत्ता बढ़ाने लग गए थे। प्लासी का युद्ध आपको ध्यान ही होगा। फिर क्या होता है इसी दौरान? अब हम उस मेन पॉइंट को चर्चा कर रहे हैं कि जिसके कारण क्या होती है? मराठों की ताकत कमज़ोर पड़ती है। क्या होता है वो?
1761 में एक युद्ध होता है, उसे पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तो भारत पर आक्रमण करते हैं, इसके बाद मुगल साम्राज्य तो लगभग समाप्त हो ही चुका होता है इन दो आक्रमणों के बाद, लेकिन इससे मराठा की शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि कब हुआ, इसकी डेट याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 को, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, जिसमें कौन कौन थे, जिसमें एक तरफ तो थे मराठा और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान शासक थे। तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें मराठा के जो सेनापति थे वो सदाशिव भाऊ थे। तो अब आप ये पूछेंगे कि मराठों ने क्यों लड़ा, मुगलों ने क्यों नहीं लड़ा। तो उस समय मराठा ही शक्तिशाली थे जो कि ये विदेशी आक्रमण का सामना कर सकते थे। तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये युद्ध हुआ, लेकिन इसमें मराठे क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, जबकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो भारत की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो सत्ता होती है वो किसकी होती है, मराठों की होती है, क्योंकि मराठों के द्वारा धीरे धीरे अपने क्षेत्र का भी विस्तार कर लिया जाता है और उत्तर भारत पर भी उनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उसके बाद क्या होता है, मराठा की शक्ति को ठेस पहुंचती है और अंग्रेजों की भी हिम्मत पड़ जाती है कि वो अब मराठाओं के ऊपर क्या कर पाए, आक्रमण कर पाए। क्योंकि हमने देखा भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती कौन थे, मराठा ही थे। ठीक है, तो हमने पृष्ठभूमि समझी कि अब मराठा क्या हो चुके हैं, अब मराठा कमजोर हो चुके हैं। अब अंग्रेज क्या करेंगे, अब अंग्रेज ऐसे अवसर की तलाश करेंगे जब उनको मराठा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो कैसे आक्रमण कर दें, कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना उनको। जैसे कि बंगाल में उन्होंने आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके वो प्लासी के युद्ध हुए, बक्सर के युद्ध हुए, फिर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो इसी तरह से वो मराठा में जो आंतरिक कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें हस्तक्षेप करके वो मराठा की राजनीति में एंट्री करते हैं, और उसके बाद लगभग 3 मराठा युद्ध एक के बाद एक लड़े जाते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि मराठा साम्राज्य बिल्कुल तहस नहस हो जाता है और अंग्रेजों का वहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष की, तो भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। ब्रिटिश सेना और मराठा महासंघ के बीच में ये युद्ध हुए, और जिसका परिणाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मराठा महासंघ का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मराठाओं का कितने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण था। यहाँ राजस्थान का जो ये राजपूताना है, इसके नीचे आप ये देख लो वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र मराठाओं के नियंत्रण में है। पूर्व में यहाँ बंगाल से लगा हुआ है, ठीक है। और उस वक्त जो अन्य शक्तियाँ थी, राजपूत थे, अवध थे, और यहाँ पे हैदराबाद के निजामों का शासन था। तो इस तरह से वहाँ उस वक्त की स्थिति थी। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, क्योंकि हमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं जाना है। इतिहास तो इतना बड़ा है कि आप एक ही टॉपिक को 2-3 दिन तक लगातार पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, मराठे कमज़ोर हो चुके हैं, और अब दूसरा कारण ये हो जाता है आंतरिक कारण, ठीक है। तो उसको देखते हैं, युद्ध की पृष्ठभूमि 1772 ईस्वी में क्या होता है, पेशवा माधवराय शासन कर रहे होते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेशवा क्या होता है, ठीक है। शिवाजी के बाद क्या हुआ, जैसे औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए थे मुगलों के, इसी तरह से मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए। कमजोर उत्तराधिकारी होने से पेशवाओं का पद जो कद था ना वो बढ़ गया। अब पेशवा क्या थे, पेशवा मराठों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पेशवाओं का कद इतना बढ़ गया शिवाजी के बाद में, क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी हुए कि पेशवा ही अब सर्वे सर्वा हो गए थे। तो पेशवा रूल कर रहे थे मराठा वाले महासंघ पे, मराठा का जो साम्राज्य था। तो पेशवा माधवराय शासन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, सत्ता को लेकर के वैमनस्य हो जाता है। एक्चुअल में माधवराव की मृत्यु के बाद उनकी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है उनके भाई नारायण राव को, और नारायण राव अगले पेशवा बन जाते हैं। लेकिन माधव राय के जो चाचा होते हैं रघुनाथ राव, ठीक है, जिनको राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। अब रघुनाथ राव जो कि अंगरक्षक थे उनके पेशवा के, तो वो भी क्या बनना चाहते हैं, वो भी पेशवा बनना चाहते हैं। तो वो किसकी हत्या कर देते हैं, वो अपने भतीजे की हत्या कर देते हैं, नारायण राव की हत्या कर देते हैं 1773 ईस्वी में, 1 साल बाद ही, पेशवा बनने के 1 साल बाद ही। यानी माधव राय की मृत्यु हुई 1772 में, उसके बाद पेशवा बनते हैं उनके भाई नारायण राव, और नारायण राव की 1773 में हत्या कर दी जाती है उनके चाचा रघुनाथ राव राघोबा के द्वारा। अब जो मराठा सरदार हैं वो तो इस अन्याय को होने नहीं देंगे। तो हुआ यही,
मराठा सरदारों ने राघोबा के जो ये अनैतिक कार्य इन्होंने किया कि अपने भतीजे को मार करके सत्ता पर बैठ गए, ठीक है। मुगलों के शासनकाल में तो ये आम था, लेकिन मराठों के लिए आम नहीं था कि इस तरह से हत्या करके सत्ता हासिल कर ली जाए। तो मराठा सरदारों ने राघोबा के अनैतिक कार्य का विरोध किया और नाना फडणवीस के संरक्षण में क्या किया, नारायण के नवजात बच्चे माधवराय द्वितीय को पेशवा बना दिया। जितने भी मराठा सरदार थे उन्होंने इकट्ठा करके राघोबा के अनैतिक कार्य का विरोध किया, राघोबा को अपदस्थ कर दिया, उसके पद से हटा दिया। साथ ही जो नारायण राव था जिसकी हत्या कर दी गई थी राघोबा के द्वारा, तो नारायण राव का जो नवजात शिशु था, उसका बेटा था, उसको माधवराय द्वितीय के नाम से अगला पेशवा बना दिया गया। तो अब इसमें एक आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, नाना फडणवीस की। तो अपनी बुक में नहीं है, लेकिन कहानी को समझने के लिए कुछ चीज़ें अपने को एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। तो नाना फडणवीस क्या थे? नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावली कहा जाता है। यानी जब पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, उस वक्त मराठों की शक्ति को दोबारा से संगठित करके मराठों की प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो नाना फडणवीस को जाता है। इन्होंने जितने भी मराठा सरदार थे सबको एकजुट बनाए रखा, पूरे मराठा महासंघ को संगठित करके रखा। ये उनके महत्वपूर्ण मंत्री थे। आप कहो कि मतलब शासन के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? नाना फडणवीस ही थे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया? इस अन्याय का विरोध किया गया। अब राघोबा कहाँ मानता भाई, वो इतना महत्वाकांक्षी है कि उसने पद के लिए हत्या ही कर दी, तो अब वो कहाँ से ये चीज़ें स्वीकार करेगा कि नारायण राव का पुत्र गद्दी पर बैठ जाए? तो उसे ये चीज़ स्वीकार नहीं होती है। तो वो क्या करता है? वो अंग्रेजों की शरण में चले जाता है। अब ये राघोबा जैसे व्यक्ति तो हैं जो कि जिन्होंने क्या किया, भारत को गुलामी की दलदल में धकेल दिया। जैसे कि प्लासी के युद्ध में भी हमने देखा था कि किस तरह से नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की गई थी उनके सेनापति के द्वारा, ठीक वैसे ही राघोबा भी यहाँ पे करते हैं। ये अंग्रेजों से मदद मांगते हैं और अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं? सूरत की संधि कर लेते हैं। और सूरत की संधि में क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं? सूरत की संधि में पहली शर्त यही होती है, राघोबा यही कहता है कि भाई मुझे कैसे भी करके तुम क्या बनवा दो, तुम ये गद्दी दिलवा दो, राज गद्दी मराठों वाली दिलवा दो। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट आपका 6 नंबर का आ सकता है, आंग्ल मराठा युद्धों का वर्णन कीजिए। तो आपको आंग्ल मराठा युद्ध का जैसे कुछ चीज़ें तो समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, लेकिन आपको लिखना कैसे है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि माधव राय के बाद नारायण राव बनते हैं, लेकिन राघोबा के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर क्या होता है? अंग्रेजों की शरण में चल जाते हैं, अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है और क्या होती है? सूरत की संधि होती है। तो इस तरह से हमें समझाना है, प्रथम में ये होता है, द्वितीय में ये होता है और तृतीय में ये होता है। अब देखिए, सूरत की संधि में अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे, ठीक है। और रघुनाथ राव की सुरक्षा के लिए 2500 ब्रिटिश सैनिक भी पूना में रखे जाएंगे। तो ये तो किसको दिया गया? ये तो रघुनाथ राव को वचन दिया गया। अब बदले में जो ये राघोबा है ये क्या करेंगे? राघोबा अंग्रेजों को बम्बई के पास के जो क्षेत्र थे, बेसिन का क्षेत्र, सॉल्सेट का क्षेत्र, सूरत है, ठीक है, सूरत वाला क्षेत्र है, अहमदाबाद वाला क्षेत्र, जो कि उपजाऊ क्षेत्र थे, है ना, धन की दृष्टि से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, तो उनमें जो लगान प्राप्त होगी उनका आधा भाग देगा। किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। क्योंकि हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य तो क्या था? व्यापारिक उद्देश्य था। कैसे भी करके लूट खसोट करके वो अधिक से अधिक धन कबाड़ लेना चाहती थी। तो उन्होंने क्या मांग की? जो उपजाऊ क्षेत्र थे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी भी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी ना, पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद। क्यों इस क्षेत्र पे करना चाहते थे? क्योंकि इस क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यापारिक महत्व था। तो उन्होंने यही कहा, बड़ौच का क्षेत्र, सूरत का क्षेत्र, सॉल्सेट बेसिन का क्षेत्र, कि यहाँ पे जितनी भी लगान प्राप्त होगी ना तो उसका आधा भाग किसे दिया जाएगा? अंग्रेजों को दोगे, तो बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे पेशवा बनने में। तो ये तय हो जाता है, दोनों सहमत हो जाते हैं, अंग्रेज भी सहमत हो जाते हैं और राघोबा भी सहमत हो जाते हैं। और याद रखना है, ये सूरत की संधि होती है 1775 में। अब संधि हो गई तो युद्ध तो होना ही है, युद्ध को तो अब कोई टाल ही नहीं सकता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 1782 के बीच में। तो अब एक तरफ तो होती है ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ कौन होती है? संगठित मराठा सेना। अब संगठित मराठा सेना में महादजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, मतलब सिंधिया और होलकर वगैरह जितने भी इनके सरदार थे वो सब इकट्ठा होकर के लड़ते हैं। और क्या होता है? ब्रिटिश सेना बुरी तरह से हार जाती है मराठा की सेना से, ठीक है। याद रखना है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम निकलता है? एक तरफ तो ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ मराठा होते हैं। और जो ये अंग्रेज होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये मराठाओं से बुरी तरह से पराजित हो जाती है। अब हारा हुआ है तो संधि भी होएगी और संधि की सारी शर्तें भी किसको माननी पड़ेंगी, हारे हुए पक्ष को माननी पड़ेंगी। तो यही होता है, बड़गांव की संधि होती है 1779 में। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, कुछ जो संधि की शर्तें होती हैं उनको मानना पड़ता है। पहला था, अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र जीत लिए हैं ना मराठों के, वो सारे के सारे मराठों को वापस लौटा देंगे, पहली शर्त। दूसरी, जो ये रघुनाथ राव है, जो इस सारे आक्रमण की मेन जड़ है, सब उसी के कारण ही तो हुआ। वो सत्ता पाने की लालसा नहीं करता, इतना लोभी लालची नहीं बनता सत्ता के लिए, पेशवा बनने की जिद नहीं करता, तो क्या इस तरह का आक्रमण हो पाता, नहीं होता ना। तो इन्होंने क्या कहा, रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने मान ली, कर देंगे। युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपए देंगे। ठीक है, कि युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है, आज के समय में 41,000 कम लगते हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज क्या करेंगे, मराठों को 41,000 रुपए देंगे। तो शर्तें आपको याद रखनी है बेटा, बड़गांव की संधि की कंफ्यूज नहीं होना है। सूरत की संधि तो युद्ध से पहले की जाती है, वो किस किस के बीच में होती है, राघोबा यानी रघुनाथ राव के मध्य होती है और कंपनी के मध्य होती है। और जो ये संधि होती है बड़गांव की संधि, ये किस किस के बीच में होती है, कंपनी के बीच में होती है और मराठों के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, मैंने बोल दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार नहीं किया इस संधि को कि हम तो नहीं मानते हैं, ये तो बहुत अपमानजनक संधि है। कोई बात नहीं, 1780-81 में दोबारा से संघर्ष हुआ और फिर ये जो संघर्ष हुआ दोबारा से, इसका भी क्या हुआ, लास्ट में इसका अंत हुआ सालबाई की संधि के द्वारा। और सालबाई की संधि 1782 में हुई। सालबाई की संधि में क्या कहा गया कि हाँ ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम जो ये माधव राय द्वितीय है, ठीक है, माधव राय द्वितीय को हम पेशवा स्वीकार कर लेते हैं और साथ में ये वचन देते हैं कि अगले 20 वर्षों तक क्या नहीं किया जाएगा, युद्ध नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय नाना फडणवीस शासन का कार्य संभाल रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शासन के जो कर्ता धर्ता होते थे वो कौन होते थे, नाना फडणवीस होते थे। तो जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहे सब बढ़िया चलता रहा, मराठा साम्राज्य संगठित रहा। लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1800 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये मराठा होते हैं पेशवा में, सिंधिया में, गायकवाड़, होलकर व भोसले, इन सब में बढ़ जाते हैं। और ये सब अलग अलग जो सरदार होते हैं मराठा सरदार, ये अपने वर्चस्व को लेकर आपस में ही भिड़ जाते हैं, यानी आपस में ही इनमें गुटबंदी होने लग जाती है। तो जब हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण देखा, राघोबा की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, भाई मोटे मोटे दो ही तो कारण थे कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, वो अधिक से अधिक क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, और दूसरा राघोबा वो पेशवा बनना चाहता था। तो ये दो कारण थे। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के मेन दो कारण देखें ना, तो एक कारण तो क्या होगा, एक कारण होगा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वेलेस्ली भी जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को ही आगे बढ़ा रहा था, उसने अपनी एक सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। सहायक संधि क्या होती थी कि किसी भी राज्य को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करनी पड़ती थी, तो अंग्रेज बदले में सेना रखते थे उनके राज्य में, और सेना का खर्चा उस राज्य को देना पड़ता था अंग्रेजों को। सेना क्या कार्य करती थी, सेना उस राज्य को बाहरी जो आक्रमण है उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये कहा जाता था कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो सेना होगी, जो प्रतिनिधि होगा, एजेंट जनरल, वो उनके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह की सहायक संधि का प्रस्ताव था, और जबरन सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे राज्यों के द्वारा, क्योंकि इस तरह से क्या होता था, राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता था। तो हम इसी में देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा का युद्ध का एक कारण तो क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और दूसरा कारण क्या था कि ये मराठा जो सरदार थे ना, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, इनमें आपस में दलबंदी, गुटबंदी, संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। और ये हमने देखा कि आपस में क्यों बढ़ जाते हैं कि नाना फडणवीस थे जो इनको एक करके चल रहे थे, अब नाना फडणवीस की हो जाती है मृत्यु। अब इनको कौन एकता के सूत्रधार बने, कौन इनको एकता के सूत्र में बांधे, तो अब ये अलग अलग बढ़ जाते हैं और इनमें मराठा दरबार में अपने वर्चस्व को लेकर मतभेद शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक बार देख लेते हैं, अपनी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा अपने को आइडिया रहे
कि मराठा में जो मराठा ये अलग अलग सरदार हो गए हैं, अब इनके पास कौन कौन से क्षेत्रों का नियंत्रण था। तो पेशवा का पूना पे नियंत्रण था, सिंधिया का ग्वालियर के क्षेत्र में, गायकवाड़ का बड़ौदा, होलकर का इंदौर और भोंसले का नागपुर के क्षेत्र में नियंत्रण था। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये मराठा उस वक्त सरदार थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, होलकर थे, भोसले थे। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हम देखेंगे कि ये सब संगठित होकर नहीं लड़ते हैं जैसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में लड़े थे, बल्कि अब ये अलग अलग लड़ाई करते हैं। और अलग अलग में तो क्या होता है, संगठन में ही शक्ति है, अलग अलग में ये सारे ही मात खाते हैं और फिर ब्रिटिश सर्वोच्चता होती है वो एक तरह से स्थापित हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हम उस समय का देख सकते हैं, ये मराठा साम्राज्य को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य है और इसी में ये अलग अलग, अब ये होलकर वगैरह के अलग अलग क्षेत्रों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब शुरुआत कैसे होती है, ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया, यानी सिंधिया थे दौलत राव, और इसी के साथ ही यशवंत राव होलकर, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। होलकर चाहता है कि मैं पेशवा पर अपना नियंत्रण और प्रभाव स्थापित करूं और सिंधिया चाहता है कि मैं अपना नियंत्रण स्थापित करूं। और इस वक्त पेशवा कौन होता है, इस वक्त होता है पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कितने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, कमज़ोर होता है, तो उसको खुद एक संरक्षण की ज़रूरत होती है। तो इनमें से वो किसका साथ पकड़ लेता है, वो दौलत राव सिंधिया का साथ स्वीकार कर लेता है। अब दौलत राव सिंधिया और बाजीराव, ये जो पेशवा है, यानी सिंधिया और पेशवा हो जाते हैं एक साइड और होलकर हो जाता है दूसरी साइड। अब क्या होता है, अब बाजीराव व सिंधिया दोनों ही होलकर के खिलाफ एक मोर्चा बना लेते हैं और युद्ध का ऐलान कर देते हैं। 1802 में इधर सिंधिया और होलकर तो लड़ रहे होते हैं और उधर पेशवा क्या कर देता है, धोखे से होलकर के भाई की हत्या कर देता है। होलकर के भाई कौन होते हैं, बिट्ठू जी होते हैं, उनके हत्या कर देता है। तो ये सब हमें अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन अपने को कहानी तो पता होनी चाहिए ना कि मराठा सरदारों के बीच में क्या संघर्ष हो जाता है, क्या गुटबंदी हो जाती है। तो इस तरह से होता है कि पेशवा और सिंधिया ये दोनों एक गुट बना लेते हैं और होलकर के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। कोई बात नहीं, होलकर युद्ध कर रहा होता है सिंधिया से, लेकिन तभी पेशवा क्या करता है, धोखे से होलकर के भाई की हत्या कर देता है। अब होलकर इस विश्वासघात को, इस धोखे को कैसे सहन कर लेगा। अब होलकर क्या करता है, होलकर पेशवा पर आक्रमण कर देता है और पेशवा तथा सिंधिया की दोनों की जो संयुक्त सेना है उसको बुरी तरह से पराजित कर देता है और पेशवा को उसके पद से हटा देता है। यानी जो ये बाजीराव होते हैं इनको इनके पद से हटा देता है और इसकी जगह पे राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के जो बेटे थे, यानी राघोबा के क्या हुए, पोते, तो विनायक राव को पेशवा घोषित कर देते हैं। तो अब पेशवा कौन बन गए, विनायक राव बन गए। तो हो गई ना पहले आंग्ल मराठा के युद्ध जैसी स्थिति कि बनना तो कौन चाहता है, मतलब पद पे कौन था, बाजीराव था, उसको हटा दिया। अब किसको बना दिया, विनायक राव को बना दिया। लेकिन अब क्या बाजीराव इस चीज़ को सहन कर लेगा, क्या नहीं करेगा ना। अब देखो क्या होता है, इस पर बाजीराव द्वितीय पेशवा पद को दोबारा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं। यही तो दिक्कत करते हैं कि घर के झगड़े में बाहर को बुलाना। अब अंग्रेज तो मौके की ताक में बैठे ही थे। बाजीराव द्वितीय पेशवा पद की पुनः प्राप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और अंग्रेजों को दोबारा से मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। तो ये तो हमने देखा पहला कारण। पहला कारण क्या था, आपको तो सिंपल जो कारण है उसमें लिखना है कि मराठा सरदारों की आपस में जो गुटबंदी, आपस में गुटिये संघर्ष होना, ठीक है। और विस्तार पूर्वक हमने समझ ही लिया है कि किस तरह से सिंधिया और पेशवा एक हो जाते हैं, होलकर के खिलाफ लड़ते हैं। होलकर आता है, दोनों को सेना को हरा देता है, पेशवा का पद ही छीन लेता है, ठीक है, पेशवा को उसके पद से हटा देता है। अब पेशवा चला जाता है अंग्रेजों की शरण में कि मुझे मेरा पद दिलवाओ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। दूसरा कारण जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने की शर्त की वो अक्सर क्या थे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। तो जब तक ये जो मराठा संगठित थे तब तक इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। लेकिन अब क्या करते हैं, ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखते हैं जिसके द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो पेशवा और कंपनी के बीच में बेसिन की संधि होती है 1802 में और पेशवा के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है और इसी कारण बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया जाता है। यहाँ पे एक बार सहायक संधि को अच्छे से बताया गया है। ये लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति थी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इसके तहत एक अंग्रेजी फौज की टुकड़ी राज्य में रखने का प्रावधान था जिसका आर्थिक व्यय भी राज्य के द्वारा ही वहन किया जाता था। राज्य को खुद की सेना रखने की मनाही थी। देखो कैसी जबरदस्ती है कि खुद की सेना आप रख ही नहीं सकते, आप हमारी सेना रखोगे, बदले में हमारी सेना का सारा खर्चा भी आप ही वहन करोगे। राज्य के सारे जो बाहरी मामले हैं, दूसरे राज्यों से सुरक्षा के मामले हैं, सबकी जिम्मेदारी अंग्रेज सेना की होगी, लेकिन आप
अंग्रेज सेना के रहते किसी दूसरी यूरोपीय कंपनी से संबंध नहीं बना सकते। आपको उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या कोई भी राज्य अपनी इच्छा से करेगा क्या इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर, जब स्पष्ट दिख रहा है कि आप एक तरह से अधीन हो रहे हो अंग्रेजों के? नहीं ना। तो इसलिए तो सहायक संधि पर ये शर्तों के माध्यम से साइन करवाते थे। अब इसको जरूरत थी बाजीराव को, तो इन्होंने क्या कर दिया, बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि के तहत क्या किया, इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया कि भाई तुम हमारी सहायक संधि स्वीकार करो, हम तुम्हें पेशवा बनाते हैं। तो उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो इन्होंने इसको पेशवा बना दिया। अब देखो, हालांकि मैं बता ही चुकी हूँ कि पहले जब मराठा संगठित थे, जब नाना फडणवीस थे, तो इन्होंने क्या नहीं किया था, इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसको ठुकरा चुके थे। लेकिन अब बाजीराव द्वितीय ने मराठा सम्मान को कंपनी के हाथों बेच दिया, तो इसका सब मराठा सरदारों ने एक साथ विरोध किया। अब मराठा सरदार ने विरोध किया कि भाई तुमने ये ऐसा क्यों कर दिया, सिर्फ एक पेशवा पद की प्राप्ति करने के लिए। अब ये इनमें और अंग्रेजों में युद्ध होता है, ठीक है। और ये युद्ध उत्तरी भारत में अलग से लड़ा जाता है, दक्षिणी भारत में अलग से लड़ा जाता है, यानी अलग अलग मराठा सरदार होते हैं जो कि अलग अलग युद्ध लड़ते हैं। अब ये देखो, यह युद्ध मराठा सरदारों से दक्षिण व उत्तर भारत में एक साथ लड़ा गया। दक्षिण भारत में जो भोंसले थे उन्होंने संघर्ष किया, हालांकि अरगांव के युद्ध में वो हार जाते हैं और हार करके उन्हें अंग्रेजों से देवगांव की संधि करनी पड़ती है 1803 में। तो ये भी हार गए। कौन हार गए? भोंसले। अब देखते हैं एक एक करके सारे सरदार हार जाते हैं। उत्तर में सिंधिया थे, वो लसवाड़ी के युद्ध में हार जाते हैं और सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि दूसरे जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें कौन कौन से सरदार ने कौन सा युद्ध किया, उस युद्ध में हारने के बाद कौन सी संधि की। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि भोंसले कौन से युद्ध में हारे, अरगांव के युद्ध में, ठीक है, दोनों में गांव है, अरगांव के युद्ध में हारे और कौन सी संधि की, देवगांव की संधि की। इसी तरह से सिंधिया लसवाड़ी के युद्ध में हारे और कौन सी संधि उनको करनी पड़ी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि उन्हें करनी पड़ी। होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष था, वो टक्कर का रहा, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला, अनिर्णित रहा। लेकिन फिर भी लास्ट में दोनों में राजघाट की संधि हुई 1806 में, जिसके तहत होलकर ने ये कहा कि चंबल नदी है ना, उसको हम सीमा स्वीकार करते हैं। मैं चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ देता हूं और कभी भी मैं राजपुताना में आगे आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करूंगा, राजपुताना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो इस तरह की संधि होती है होलकर के साथ। तो होलकर ने भी संधि कर ली, सिंधिया ने भी संधि कर ली और हमने देखा भोंसले को भी संधि करनी पड़ी। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया। इसमें होता क्या है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं वो मराठा प्रमुखों के जितने भी होते हैं, होलकर, भोसले, सिंधिया, इन सभी के समर्थन से मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। दोबारा से एक मराठा संघ बनाया जाता है और उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। एक बार ये दोबारा से फिर से देख लो, ये क्षेत्र है मराठा साम्राज्य का, यहाँ पे ये होलकर का क्षेत्र, गायकवाड़ का क्षेत्र, सिंधिया का क्षेत्र। तो दोबारा से ये मराठा संघ गठित होता है और पेशवा बाजीराव द्वितीय इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश रेजिडेंट होते हैं एल्फिंस्टन, वो पेशवा को बाध्य करते हैं पद छोड़ने के लिए। ये जो मराठा संघ होता है इसके अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए, और एक संधि करते हैं पेशवा के साथ। पेशवा को बाध्य किया जाता है इस संधि के लिए और 1800, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये 1817 है बच्चों। तो 1817 में पेशवा के साथ संधि की जाती है और पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष पद से त्याग देना पड़ता है। ये जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि बता रखी है कि ऐसी क्या घटना होती है कि ये तीसरी बार फिर से टकराते हैं। तो ये अपने आराम से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं पेशवा मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन ये क्या कहते हैं कि आप पेशवा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दो, आपको मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करना है। इसी तरह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1817 में एक और संधि की जाती है सिंधिया के साथ, और सिंधिया को किस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता है कि आप पिंडारियों को सहयोग नहीं करोगे। अब ये पिंडारी कौन थे? पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के तौर पर कार्य करते थे कि जहाँ भी मराठा सेना युद्ध के लिए जाती थी तो युद्ध के बाद जो हारे हुए क्षेत्र होते थे उनमें लूटमारी का कार्य किसका होता था? पिंडारियों का होता था, और इसी लूट में से एक हिस्सा पिंडारियों को दिया जाता था। अब अंग्रेज सरकार ने क्या कहा कि सहायक संधि के तहत हमारी सेना तो कार्य कर ही रही है, अब और आप अपनी मराठा सेना रख नहीं सकते सहायक संधि के तहत, तो अब पिंडारियों को भी किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिंडारी उस वक्त तक क्या करने लग गए थे? लूटपाट करने लग गए थे। तो 1817 में सिंधिया को भी इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, पेशवा को भी करने पड़ते हैं। तो अब क्या होता है, अब असंतोष का जन्म हो जाता है ना, कि भाई इस तरह से कैसे बाध्य करके हमसे संधियां करवा ली गई। और इसी के साथ ही तीसरा युद्ध एक तरह से प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है कि 1817 में जब ये संधियां वंदियां हो रही हैं, उसी दिन पेशवा ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर देता है, परंतु वह हारा जाता है, हमला सफल नहीं होता और वह भाग जाता है। तो उसके बाद ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया था, ये प्रारंभ हो जाता है। किस किस से कौन कौन सी लड़ाई होती है एक बार वो देख लेते हैं। पेशवा की किरकी में लड़ाई होती है, किरकी की लड़ाई में पेशवा हार जाता है। इसी तरह से भोसले भी पराजित होता है। सीतवर्डी या सीताबल्दी, कई बुकों में सीताबल्दी लिखा हुआ है, कईयों में सीतवर्डी लिखा हुआ है। तो सीतवर्डी की जो लड़ाई होती है इसमें भोसले पराजित हो जाता है, और होलकर मेहंदीपुर की लड़ाई में, मेहंदीपुर के युद्ध में पराजित हो जाता है। तो तीनों हार चुके होते हैं। पेशवा भी हार चुका होता है किरकी की लड़ाई में, भोसले भी सीतवर्डी की लड़ाई में, और होलकर भी मेहंदीपुर के युद्ध में। तो थोड़ा आपको इन युद्धों का नाम याद रखना है। सिर्फ जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और मराठा महासंघ दूसरी तरफ था, लेकिन उसके बाद दो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय और आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय। तो इनमें सारे मराठा सरदार अलग अलग ही लड़े हैं, अलग अलग ही युद्ध हुए हैं। तो इस तरह से ये पराजित हो जाते हैं। और फरवरी 1818 में, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अष्टी के युद्ध में पेशवा को बुरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और 18 जून 1818 को मेलकाम पेशवा से एक संधि करते हैं, और उस संधि के तहत पेशवा पद छोड़ना पड़ता है, पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा को 8 लाख की पेंशन दे करके बिठूर में भेज दिया जाता है। आगे 1852 में वहीं पर ही पेशवा की मृत्यु हो जाती है, यानी पेशवा पद ही समाप्त कर दिया जाता है। कौन से युद्ध के बाद? अष्टी के युद्ध के बाद। ठीक है, अष्टी के युद्ध के बाद पेशवा को बुरी तरह से हरा दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। मुंह मांगी मन चाही संधि पे साइन करवाए जाते हैं, पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा को पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया जाता है। और इसी के साथ ही जो पेशवा का राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने मराठों को संघर्ष में पराजित किया। तो एक बार हम दोबारा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमें लिखना है। सबसे पहले जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इसमें हारने के बाद मराठों की शक्ति कमजोर हो जाती है। अंग्रेजों की अब हिम्मत पड़ जाती है कि वो मराठा साम्राज्य पे, मराठों पे हमला कर सके। इसके लिए वो मौके की तलाश में होते हैं, और मौका उनको आराम से तब मिलता है जब रघुनाथ राव राघोबा उनके पास मदद के लिए आता है कि मुझे पेशवा का पद चाहिए, आप मेरी मदद करो। तो वो उसके साथ करते हैं सूरत की संधि, और उसके बाद होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हालांकि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज बुरी तरह से हार जाते हैं और मजबूरी में उनको संधि करनी पड़ती है। तो ये वाला हमने देखा। फिर उसके बाद आता है, ये हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को देखा। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आता है उसमें हमने देखा कि जो सारे मराठा सरदार हैं, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये सब अलग अलग युद्ध लड़ते हैं। उत्तर भारत में अलग युद्ध लड़े जाते हैं, दक्षिण में अलग, मतलब सारे मराठा अलग अलग युद्ध लड़ते हैं और बुरी तरह से पराजित होते हैं। इसके बाद हमने देखा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा को कहाँ भेज दिया जाता है, पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया जाता है, जहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जो पेशवा का पद तो समाप्त किया, पेशवा का जो पूरा साम्राज्य था वो भी अंग्रेज साम्राज्य में, ब्रिटेन के जो साम्राज्य था भारत में, उसमें मिला लिया जाता है। और इस तरह से पूरा एक अच्छा खासा जो महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है। तो बच्चों आपको ये बार बार प्रैक्टिस करने हैं, थोड़े युद्धों के नाम और संधियों के नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार वीडियो देखोगे, बार बार अभ्यास करोगे, नोट्स बनाओगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध का। धन्यवाद।